आज हम लोग ICSE क्लास 10 हिस्ट्री का 5th चैप्टर करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर का नाम है मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पेज नंबर 159। मिल गया सबको? देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाला जो चैप्टर्स है उसको समझने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इंडिया में एक ऑलरेडी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ब्रिटिशर्स के लिए सर दर्द बन गया था। ब्रिटिशर्स लोग क्या किया, कांग्रेस को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीडर्स लोग को उकसाया कि वो लोग अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ले। उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे देखो कांग्रेस हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम लीग मुस्लिम का है, अब ये लोग ही आपस में लड़ेगा और हम लोग रूल करते रहेंगे। ये था मास्टर प्लान ब्रिटिशर्स का। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या रीज़न था जिससे मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ, और मुस्लिम लीग फॉर्म होने के बाद उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या इंसिडेंट हुआ जिससे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होने लगा। पहला था द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखो, ब्रिटिशर्स का ये पॉलिसी था क्या, तोड़ो और राज करो, दरार डालो और राज करो। वो लोग क्या किया, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई लगाने लगा। क्यों? क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेगा हम लोग यहाँ पे राज करते रहेंगे। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स ये समझ गया कि अगर हिंदुस्तान में लंबा रहना है तो हिंदू मुसलमान को लड़वा के रखना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करता था, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, दोनों के बीच में दुश्मनी लगा देता था। गवर्नमेंट 1857 के रिवॉल्ट के बाद हिंदूज लोग को अपने फेवर में रखने लगे थे। बट जैसे ही कांग्रेस फॉर्म हुआ और कांग्रेस थोड़ा पॉपुलर होने लगा, कांग्रेस से परेशानी होने लगा गवर्नमेंट को, तो क्या किया उन लोग, मुस्लिम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगे और हिंदूज से अलग करने लगे। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डिवाइड एंड रूल का, जहां पे बंगाल को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया। ठीक है ना? तो पहला रीजन क्या था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, सबसे बड़ा और मेन रीजन था पार्टीशन ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय द ब्रिटिश। क्लियर हो गया? तो पहला रीजन क्या था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, बोलो, डिवाइड एंड रूल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय दी ब्रिटिश। दूसरा है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। देखो, मुस्लिम कम्युनिटी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था, एडुकेशन वाइज भी और इकोनॉमिकली भी, मतलब ज़्यादा रोजगार भी नहीं था मुस्लिम्स के पास, और एडुकेशनली भी बहुत पिछड़ा हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में गैप और बढ़ गया। आज भी देखो, जो दंगा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो लोग क्या बहुत पढ़ा लिखा आदमी रहता है? नहीं, क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा रहता है उसको ईजिली बहकाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, उस्काया जा सकता है। यही हुआ उस वक्त भी। तो मुस्लिम लोग का एडुकेशन लेवल उस वक्त कम था। आगे चल के बहुत सारे लीडर जैसे कि सर सैयद अहमद, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग कोशिश किया कि मुस्लिम लोग के बीच में भी एडुकेशन का परसेंटेज बढ़े, बट उन लोग के कोशिश के बावजूद भी मुस्लिम लोग का जो परसेंटेज था एडुकेशन में, ये बहुत कम था कंपेयर टू हिंदूज एंड अदर रिलीजन। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, मुस्लिम्स को ये भरोसा आने लगा कि अगर हम लोग तो पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं, तो अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो इससे क्या हुआ, वो लोग गवर्नमेंट की तरफ फेथफुल होने लगा कि नहीं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ फेथफुल रहेंगे। तो दूसरा रीज़न क्या था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का, बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम एडुकेशनली एंड इकोनॉमिकली। क्लियर पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जनरल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री।
मुस्लिम्स तो बैकवर्ड था ही एडुकेशन और इकोनॉमी में, बट एज अ होल सब इंडियंस, उस वक्त ऐसे नहीं कि सब इंडियंस पढ़ा लिखा था, नहीं, सभी इंडियंस, हिंदूज हो या जितना भी हो, सिख्स हो, सभी कोई तो ना इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड था। किसी के पास काम काज था नहीं, समझ में आ रहा है, किसी के पास रोजगार उतना अच्छा था नहीं। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम्स लोग को लगने लगा कि यार हम लोग को गवर्नमेंट के साथ सट के रहना पड़ेगा, तभी हम लोग को जॉब में रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पेनफुल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल इंस्ट्रक्शंस इन हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स लोग जानबूझकर हिस्ट्री बुक में ना हिंदूज और मुस्लिम्स को भड़काने वाला बात लिखते थे। बोलते थे हिंदू को देखो, मुस्लिम लोग टर्क्स, अरब्स, अफगान से आके तुम लोग को मारा, तुम लोग का कंट्री को लूट लिया, वो लोग यहाँ का थोड़ी है। हिंदू लोग भड़क जाता था, अरे तेरा बात तो सही है, ये मुगल लोग आके हम लोग के ऊपर राज किया। और मुस्लिम लोग को क्या बोलता था, देखो हिंदूज लोग जो है तो कभी तुम लोग का भला नहीं चाहता है, हिंदूज लोग पावर हड़पना चाहता है, तुम लोग को कभी इक्वल दर्जा नहीं देगा। तो ऐसे करके क्या ना दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था। समझ में आया? तो ये रीजन था। द एजर्टिव, उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एजर्टिव नेशनलिस्ट जो था, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में पार्टीशन ऑफ बंगाल में, जो रेडिकल नेशनलिस्ट लोग या एजर्टिव नेशनलिस्ट लोग जो थे, तिलक एंड ऑल, ये लोग ना नेशनल मूवमेंट में रिलीजन को ला दिए थे। शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, अब ये सब आने के बाद क्या हुआ ना, मुस्लिम लोग और ज़्यादा दूर हो गए। बोला शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल ये तो हिंदू लोग का है, हम लोग हट जा रहे। तो वो लोग पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स कर दिए थे, जिसके वजह से भी मुस्लिम लोग और ज़्यादा साइड हो गए। समझ में आया बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट सर सैयद अहमद खान एंड दी अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान जो कि बहुत बड़े एडुकेशनिस्ट थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किए। उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे चल कर फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। तो स्टार्टिंग में तो ये हिंदूज और मुस्लिम को साथ लेकर चलने का बात करते थे, बट आगे चलकर इनका माइंड चेंज हुआ। ये बोले नहीं, हिंदूज और मुस्लिम्स कभी साथ में रह नहीं सकते, और मुस्लिम लोग को बोले कि तुम लोग कांग्रेस से हट के रहो और गवर्नमेंट की तरफ लॉयल रहो। समझ में आ रहा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, इनका भी आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग को फॉर्म करने में। तो क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब कुछ फैक्टर्स था जो कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इमीडिएट फैक्टर्स क्या क्या था जिसके वजह से मुस्लिम लीग एकदम फॉर्म हो ही गया? नंबर 1 था हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। अब देखो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में क्या होता है ना, यूपी में उस वक्त जो यूपी था, उत्तर प्रदेश, उसको बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। अभी बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उस वक्त क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। गवर्नमेंट को अगर तुमको कोई पेटिशंस लिखना था तो तुमको उर्दू में लिखना पड़ता था। हिंदूज लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है चलो अब आप लोग हिंदी में भी पेटिशन लिख सकते हैं। अब जब ये बात आई कि हिंदी में भी लिख सकते हैं तो मुस्लिम लोग गुस्सा हो गया। तो ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो है आगे चलकर हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी में बदल गया। समझ में आ रहा है बात? फिर था अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो कि सर सैयद अहमद खान स्टार्ट किए थे, जिसमें बोला गया था ब्रिटिशर्स से लॉयल रहो, कांग्रेस से दूर रहो। ये भी बहुत लोगों को, मुस्लिम्स को प्रभावित करता है मुस्लिम लीग को फॉर्म करने में। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड दी एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देखो जब बंगाल पार्टीशन हुआ ना, तो जो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स लोग जो थे वो लोग इसका अपोज नहीं किया। वो लोग को लगा हाँ हम लोग का बांग्लादेश एक अलग सेपरेट स्टेट मिल जा रहा है जहाँ हम लोग मेजॉरिटी में हैं। तो ये सब रीज़न था जो फाइनली आगे चलकर मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? कोई डाउट? तो क्लियर हो गया ना? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम लीग। अब आते हैं कुछ पॉइंट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम डेपुटेशंस। डेपुटेशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ मुस्लिम पीपल जो है वो वाइसरॉय के मिलने जाते हैं। वाइसरॉय जो कि ब्रिटिश क्राउन का हेड रहता है इंडिया में, और अपना डिमांड रखते हैं।
उस वक्त वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो के सामने ये लोग अपना डिमांड रखते हैं। तो क्या क्या डिमांड रखते हैं मुस्लिम डेपुटेशंस? पहला डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बोले भाई हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है वो इलेक्टोरेट्स जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट करेगा, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही वोट करेगा। मतलब एक तरह का रिजर्वेशन। अभी भी देखो रिजर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे वुमेन्स इलेक्शन लड़ेगी, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लड़ेगा, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब लड़ेगा, बट वोट सब करता है। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में था खड़ा भी है मुस्लिम होगा और वोट भी मुस्लिम करेगा, इसका डिमांड किया। दूसरा बोला वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन, हम लोग का परसेंटेज बढ़ाया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर बोला गया हम लोगों को म्युनिसिपल और पंचायत और यूनिवर्सिटी में अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हम लोग को जुडिशियल और मिलिट्री में रिजर्वेशन दिया जाए, हम लोग का नंबर्स को बढ़ाया जाए, और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हो। ये सब डिमांड कौन रखा था? मुस्लिम डेपुटेशन लॉर्ड मिंटो के सामने। लॉर्ड मिंटो उन लोग को अश्योरेंस देते हैं कि बाबू टेंशन मत लो, तुम लोग का सब बात माना जाएगा। और इसी डेपुटेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो उस वक्त का वाइसरॉय और मॉर्ले जो थे कमिटी के हेड थे, लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त के। तो वो बोलते हैं, सॉरी लॉ मिनिस्टर नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमिटी के हेड थे लॉर्ड मिंटो, सॉरी लॉर्ड मॉर्ले। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो कि 1909 में आया था, इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मतलब सिर्फ मुस्लिम्स कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम्स ही वहां पे वोट करेगा। मतलब समझ लो मुस्लिम जो है मुस्लिम्स के लिए वोट करेगा, हिंदूज जो है वो हिंदूज के लिए वोट करेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसको बोला जाता है। कौन सा थ्रू आया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीडर्स लोग बहुत खुश था। डेलीगेशन जब मिल के आया वाइसरॉय से कि भाई हम लोग को बोल दिया गया कि हाँ आप लोग का बात मान लिया जाएगा। तो दिसंबर 1906 में ढाका, जो कि उस वक्त इंडिया का पार्ट था, अभी तो बांग्लादेश हो गया है, वहाँ पे सब मुस्लिम एडुकेशनिस्ट लोग कॉन्फ्रेंस करता है और नवाब सलीमुल्लाह बोलते हैं कि हम लोग को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। और वो प्रपोज करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जो कि फॉर्मली 30 दिसंबर 1906 में फॉर्म हुआ था। मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ था? 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे? ढाका में। किसके प्रपोजल के थ्रू? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है। और इसका पहला सेशन होता है ढाका में और उसका प्रेसिडेंट कौन रहता है? नवाब सलीमुल्लाह। ये सब याद रखना है पॉइंट को। लेकिन लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो 1907 कराची में बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम होने के बाद दोबारा मीटिंग होता है। कहां पे होता है? अमृतसर में 1908। और इसका चेयरमैन रहता है सैयद अली इमाम। ये सब पॉइंट को याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर पॉइंट? तो देखो पहला सेशन का मीटिंग कहां हुआ था मुस्लिम लीग का? ढाका। सेकेंड कराची। ठीक है ना? तो चलो अब लीग जो फॉर्म हुआ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इधर लीग जो फॉर्म हुआ मुस्लिम लीग, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला, टू प्रोमोट अमंग द इंडियन फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ मुस्लिम्स का लॉयल्टी बढ़ाना कि भाई हम लोग आपसे लॉयल है। दूसरा, मुस्लिम्स का पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट को अपना प्रॉब्लम्स को माइल्ड लैंग्वेज में रखना, जैसे कांग्रेस पहले करता था, प्लीज वाला लैंग्वेज में। तो ये दो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था किसका? मुस्लिम लीग का। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो मुस्लिम लीग का फॉर्म होने से
क्या इम्पैक्ट पड़ा नेशनल मूवमेंट में? नेशनल मूवमेंट में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन से बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? लोग बढ़ गए हिंदू और मुस्लिम में। पहला, लीग क्या कर रहा था? मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट से अलग कर रहा था कि नहीं, हम लोग को लड़ना नहीं है गवर्नमेंट से, हम लोग को लॉयल रहना है, अलग कर रहा था। दूसरा, ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गया, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो लोग खेलना चाह रहा था सक्सेसफुल हो गया, हिंदूज को अलग कर दिया, मुस्लिम्स को अलग कर दिया। तो ये दो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से नेशनल मूवमेंट में। क्लियर हो गया? ये चैप्टर में कुछ भी आप लोग का डाउट है? देखो हम पढ़े तो पूरा चैप्टर, बट सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ दो चीज दिया हुआ है, तो ये दो चीज को आप लोग को पूरा फोकस करके पढ़ना होगा। पहला, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, और दूसरा, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। बीच का डेप्यूटेशन, मॉडल रिफॉर्म्स, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, बट हम इसलिए पढ़ा दिए तुम लोग को क्योंकि सिस्टम में पूरा समझना होगा ना। क्लियर हुआ पॉइंट? ये चैप्टर हम लोग का हो गया यहीं पे खत्म। ठीक है।